पानी सर से गुजर गया। पाकिस्तान भर में ये मुहावरा सिर्फ लिखा सुना और पढ़ा जाता है, मगर कराची वालों पर यह बीत रहा है क्योंकि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। यूं ज्यादा बारिश हुई और उतनी बारिश हुई कि गलियां वेनिस का मंजर पेश करती रही। नाज़रीन, कराची के कूचा बाजार में कल से अब तक 6 लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं। छोटी छोटी बच्चियां पानी में मदद के लिए पुकारती नजर आती हैं, लेकिन चूंकि ज्यादा बारिश आ गया तो फिर ज्यादा पानी आ गया। इसलिए इन वाकयात का जिम्मेदार ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी है, सूबाई हुकूमत नहीं है। और बिजली और पानी के बायस होने वाली अमवात और हादसात क्योंकि हुक्मरानों के अपनों के साथ पेश नहीं आए हैं, इसलिए बारिश ज्यादा आए या पानी ज्यादा, मौत का पयाम लाए या जिंदगी अजीरन हो, नाले उबल पड़े, सिंध हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम ने आज जो कुछ भुगता है नाजरीन, वो हुकूमत नहीं बल्कि बारिश का कसूर है। इदारे हमारे इलाके की मौत का या बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बहा चुका है और आप देखें चंद घंटों की बारिश हुई है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। मदरसे के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। डूब रहा बंदा, ये बंदा डूब रहा है, देखें आप देख रहे हैं पकड़ इसको किस तरह है। पीपल्स पार्टी इसका इलाज करती नहीं है, पीटीआई से इलाज करा के तो आईसीयू में पहुंच गया है कराची वाले। अब तो यहाँ से पता नहीं कहीं कब्र में ना चले जाएं। नासिर शाह है, वो कह रहे हैं कि 90% जो है वो सड़कें झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने लेकर आए उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊंगी। आप यकीन करें तो उनको पैदल यहाँ से हैदरी से पैदल आ रही हूँ मैं, घसीटती भी लेके जाऊंगी उनको यहाँ से वहाँ तक। चंद घंटों की बारिश ने जो शहर में किया, आप सब उसके गवाह हैं कि मतलब गटरिस्तान बन गया। जो रोड से हमारी शहर कराची की वो नदी नाले बन गए। कराची से कश्मीर तक कोहराम है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ऐलान कर देते मेरी सालगिरह को छोड़ो भाई, वो नासिर शाह साहब, वो सईद गनी, वो फना उठो निकलो, आवाम को बचाओ। नाजरीन ने कराची की सूरत हाल 2 दिन से कराची को शदीद बारिश, शदीद मुश्किलात का सामना है। करंट से लोग मर रहे हैं, लेकिन मसाइल हल करने की बजाय सूबाई वुज़रा के नज़दीक कायद की सालगिरह आवाम की परेशानी से ज्यादा अहम है। ये बंदा डूब रहा है, देखें आप देख रहे हैं पकड़ इसको किस तरह है। ये देखो इसको। नाज़रीन, ये सिर्फ एक बंदा नहीं डूब रहा था, ये पूरा कराची डूब रहा था। और कराची की डूबी गलियां, पीपल्स पार्टी का कराची और आम शहरियों का कराची। इस फुटेज से एक बात तो साबित होती है नाज़रीन कि इस बदतरीन सूरत हाल में भी कराची सूबाई हुकूमत की तरजीहात में जगह हासिल नहीं कर सका। कराची की इस सूरत हाल पर सिंध असम्बली में भी खासी गर्मा-गर्मी हुई। फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि कराची डूब रहा है और हुकूमत खामोश है। कराची के साथ क्या हो रहा है, किससे सवाल करे, कौन जवाब देगा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध के पास, इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध के पास, कचरा उठाने का पावर सिंध के पास। सारे पावर जब आपने इस निजाम में अपने पास रख लिए तो मुझे जवाब दीजिए पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब कि ये जो आपके पावर्स आपके पास हैं, इन पावर्स के तहत इस वक्त सिंध में आपने क्या किया? गुज़िश्ता रोज 86 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। इतवार को होने की वाली बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया था और आज की बारिश के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। सदर एम्प्रेस मार्केट, एम ए जनार रोड, तिब्बत सेंटर, ब्रंस रोड, गुलबर्ग, आयशा मंजिल, नाजिमाबाद, बफर जोन, औरंगी टाउन, KDA, चौरंगी और बल्दिया, सरजानी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यानी कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बारिश का पानी कई फीट तक खड़ा ना हो। कुछ देर की बारिश से शहर की सारी बड़ी सड़कें पानी में डूबी रही, लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह के हिसाब में कराची की सूरत हाल बड़ी इत्मीनान बख्श।
सुबह से सईद गनी साहब मैं तो एक दो जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए और ज़्यादा एरिया जो है 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। ऐसी ही बारिश पिछले साल भी हुई थी नाज़रीन, और ऐसे ही बयानात कराची वालों ने पिछले साल भी सुने थे। तब भी सूबाई वज़रा यही कुछ कहते थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत के दिफा में एक तारीखी बयान भी दिया था। जरा सुनिए। हर शख्स ये कह रहा है कि कराची डूब गया। मैं सुबह 10:30 बजे से लेकर 9:45 बजे रात तक तवातुर के साथ मैं पूरे शहर में फिरा हूँ। मुझे कोई एक सड़क ऐसी नहीं मिली जहाँ से मैं अपनी गाड़ी में गुजर ना सका हूँ। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ऐसा नहीं होता कि बारिश होते ही पानी हवा में जो है ना वो मौलिक हो जाता है। पानी सड़कों पे रहता है। अगर अंडर पासेस नीचे हैं उनके अंदर पानी ठहरेगा तो सही ना। जब बारिश के दौरान बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत का रिकॉर्ड देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल भी कराची को ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना होगा। यही वज़रा आगे भी ऐसे ही बयानात देंगे, लेकिन जो काम ठीक होना चाहिए वो नहीं होगा। आज कराची की गलियों और सड़कों पर इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए। औरंगी टाउन में मदरसे में बच्चियां बारिश के पानी में फंस गईं, जिन्हें निकालने के लिए गैर सरकारी तंजीम के कारकुन वो खड़े रहे और वो पानी में उतरे। उन्होंने बच्चियों को किस तरह से बचाया, वो मनाजिर देखिए। औरंगी टाउन के इलाके अलीगढ़ कॉलोनी में बारिश के पानी ने सीवरेज के नाले में तुगयानी की कैफियत तारी कर दी। गंदा नाला उबल कर सड़कों पर आ गया। गंदगी लोगों के घरों के सामने बहती रही। सूरत हाल आपने देखी। ऐसा लगता है कराची में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। 2 रोज की बारिश ने शहर के नकासी सिस्टम का जनाजा निकाल दिया। नकासी ना होने की वजह से पानी की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक पहुंच गई। बारिश के नतीजे में की तरह आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका, पूरी गलियां की नाकिस हिकमत अमली की वजह से ये दोबारा भर चुकी है। ये इलाका मकीन आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम इलाका मकीनों के घरों में पानी आ चुका है। मस्जिद के रास्ते बंद हैं। आप आइए मेरे साथ में आपको लेके चलूँ। ये जो नाला है ये अर्ध-दराज से इसकी सफाई नहीं हो सकी है। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की इसी कारकर्दगी की वजह से आज सड़कों पर ट्रैफिक की भी बदतरीन जो है वो मिसाल देखने में आई। देखिए जरा। ये कोई छोटी छोटी गलियां नहीं है नाज़रीन, ये बड़ी और अहम शाहराहें हैं कराची की। नॉर्थ नाज़िमाबाद और डी चौरंगी समेत सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में गायब हो चुकी थी। शहरी कई फीट खड़े पानी में चलने पर मजबूर थे। गुज़िश्ता रोज भी कराची को ऐसी ही सैलाबी सूरत हाल का सामना था। एक शहरी ने तो आमदोरफ्त के लिए बाकायदा कश्ती बना ली थी। नागन चौरंगी पे कश्तियां ये अगर नाले साफ नहीं होंगे, पानी की नकासी नहीं होगी तो पानी कहां जाएगा? फिर ये पानी लोगों के घरों और दुकानों का रुखी करेगा। आज भी शहरी बेचारे बाल्टियों और देचकियों और डब्बों की मदद से बारिश के पानी को घर से निकालते रहे। नाज़रीन, सफाई और नकासी का अलमिया 1-2 मनाजिर या चंद वाक़यात पर मबनी नहीं है। पूरा शहर इस अलमिया की जीती जागती तस्वीर बन चुका है, लेकिन इस मसले का हल वो कोई नहीं करता। मेयर कराची वसीम अख्तर से सवाल करें तो वो कहते हैं जनाब कि उनके पास तो कचरा उठाने के भी इख्तियारात नहीं है। ये डोमेन मेरा है क्योंकि नालों की सफाई की जिम्मेदारी नालों की सफाई की जिम्मेदारी, मामूली सफाइयों की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत ने अपने पास ली है, तो आप बल्दियाती नुमाइंदगी, ये तो आपको दस रहे और मैं क्या जवाब दूं? ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए जिसने ये इलेक्शन कराए थे। अगर इलेक्शन के साथ वो मसाइल और इख्तियारात दिलचस्पी नहीं होता।
मेयर कराची को शिकवा है कि उनसे कराची की हालत सुधारने के लिए इख्तियारात लिए जा चुके हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो बेख्तियार है, कराची के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो फिर मेयर के बेख्तियार ओहदे पर क्यों बैठे हुए हैं? और जब इलेक्शन होंगे तो क्या वो फिर अवाम के पास वोट मांगे नहीं जाएंगे? और इससे भी बढ़कर सवाल ये है कि अवाम एक बेख्तियार मेयर को क्यों मुंतखब करेगी? इस सूरत हाल ने अवाम को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। लोग दिन भर सूबाई और शहरी हुकूमत को कोसते रहते हैं। आपको ना जीना दुबर कर रखा है, महाल कर दिया आवाम का। हुकूमत बिल ये देखें, ये हशर हुआ है, आप देखें। ये वजीर बल्दियात जो नासिर शाह है वो कह रहे हैं कि 90% जो है वो सड़कें झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने लेकर आए उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊंगी। आप यकीन करें ना, उनको पैदल यहाँ से हैदरी से पैदल आ रही हूँ मैं, घसीटती भी लेके जाऊंगी उनको यहाँ से वहाँ तक। ये हर साल ऐसी नदी आती है, वो सफाई बोलते करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते, बस बोल के चला जाता है। 8 फुट पानी आ रहे, सारा फर्नीचर सब कुछ गया। आओ जाओ, मैं देखो आपको अपना घर दिखाओ। इतना पानी आ चुका था, जबकि हम परेशान हो गए तो हमारी फैमिली को हमने फिर दूसरे करीबीदार घरों पे भेज दिया। इस वजह से परेशानी के बहुत हमारा सामान वगैरह सब कुछ चला गया। तो नाजरीन, ये सूरत हाल उस शहर की है जो कौमी खजाने में टैक्स की मद में 55% से ज्यादा टैक्स जमा कराता है। गुज़िश्ता माली साल में NFC अवार्ड के तहत सिंध को 781 में से 509 अरब रुपए दिए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल में सूबाई बजट में कराची के तरक्याती बजट के लिए 36 अरब रुपए रखे गए थे और 50 साल पुराने सीवरेज के निजाम के लिए 80 करोड़ और सनती फुजले की नकासी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। लेकिन इन ऐलानात के बावजूद कराची की आज की सूरत हाल वो चीख कर कह रही है कि इस पर तवज्जो नहीं दी गई, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि कराची के मसाइल जाती मफादात और फिर सियासी मसलहतों की नजर हो रहे हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी खिताबात किए और वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते रहे। लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी और मुल्क की माशी शहरक कहलाने वाले शहर की अबतरी का नाम तक ना लिया गया। वफाकी हुकूमत के वुज़रा और PTI सिंध की जानिब से रिवायती बयानबाजी की गई, लेकिन मसाइल के हकीकी हल के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कराची के मसाइल कब खत्म होंगे, बारिश कब तक के लिए खुशियों की बजाय परेशानियों की वजह बनती रहेगी, बात भी करेंगे इस पर हम नाज़रीन। इस वक्त जो सूरत हाल है की वो हम जानेंगे। हमारे सामने हमारे 2 नुमाइंदे मौजूद हैं, अहमद रहमान और मसूद साहब। ये दोनों जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अहमद के पास चलते हैं। पहले अहमद, आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या देखा आपने और क्या वाकई हुकूमत का दावा, सूबाई हुकूमत का दावा ठीक है कि 90% सड़कें क्लियर है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पार्क कॉलोनी में मौजूद हैं। चमन सिनेमा की बैक साइड के जो पार्क कॉलोनी के मकानात हैं वो नाले के पानी की वजह से जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। और आप ये गलियों की हालत देख सकते हैं। मैं इस वक्त इस नाले के पानी में जो है वो खड़ा हुआ हूँ। ये सिर्फ अब तो पानी जो है वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि कम हो गया है, इसी तरह घरों के अंदर तक जो है ये नाले का पानी दाखिल हो चुका है। अभी हमने आपको घरों के अंदर के भी जो है वो मनाजर दिखा देते हैं। लेकिन मामला ये, हम आपसे बात करेंगे। सर, क्या हुआ है, कितनी तबाह हुआ है, सामान कितना बर्बाद हुआ आपका? सामान, लोगों का सामान तो बहुत बर्बाद हुआ है। हमारे घर का तो पूरा फर्नीचर ही तबाह हो चुका है, यानी समझ लेंगे। और हम लोग किस काबिल नहीं रहे कि यानी कि फर्नीचर खरीद सके। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से पैसे भी नहीं लोगों के पास। अब हम कहाँ से फर्नीचर खरीदेंगे और कैसे फर्नीचर खरीदेंगे? घरों की हालत ये है कि आप देख सकते हैं कि गंदा पानी नालों का जो है वो अंदर दाखिल हो चुका है। शहरी हद से ज्यादा परेशान है। क्या किचन है, क्या बेडरूम है, क्या बरामदा है, क्या जो है वो जगह है जिसमें गंदा पानी जो है वो नाले का दाखिल नहीं हुआ है। लोगों का लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया है। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ पे हुकूमती मशीनरी तो भेजी जाए कम से कम, ताकि ये नाले का पानी जो उनके घरों में दाखिल हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके, जो गलियों में गंदा पानी दाखिल हुआ है उसको निकाला जा सके। ये थे अहमद रहमान जो दिन भर रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो उन्होंने अहम रिपोर्टिंग की वो हमने अब तक पहुंचाई। सऊद हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने भी इस तरह से पूरे दिन कराची के एक चप्पे में गए, देखा कि भाई क्या ये दावा दुरुस्त है कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं। तो सऊद, आपने क्या देखा? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग इस वक्त केडी चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आज बारिश के बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब, बल्कि बहुत बदतर हो चुकी है। कैमरामैन मरगूब अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो बारिश हुई इसके बाद जो पानी आया वो यहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है। तालाब और
दरिया जैसा ये मंजर ये इलाका पेश कर रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो नाला था इसका ये आगे जाता है, जाके गुजर नाले में मिलता है, ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है, रोड के बराबर आ चुका है, लेवल पर आ चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। इससे आगे कई फीट जो है 6 फीट से ज़्यादा पानी है, जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से आगे जो हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, वहाँ जाने वाले परेशान हैं। जो शहरी हैं जो सुबह यहाँ पे बारिश से पहले आए थे वो शाम गए तक फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। आगे वाटर बोर्ड की जो मशीनरी है वो भी ख़राब हो गई। यहाँ पर लोगों की बाइकें जो हैं बह गई, गाड़ियाँ ख़राब हो गई। जो फैमिलीज थी, ख़वातीन हैं, वो जो है कई घंटों से फंसी हैं और उनका ये कहना है कि किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। कचरा अगर निकाला जाता, नालों की सफाई की जाती तो ये सूरत नहीं पेश आती। वज़ीर बल्दियात ने दावे बहुत ज़्यादा किए कि पानी ख़त्म कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। 4 घंटे से ज़्यादा गुजर गए उसके बाद का वक्त भी, लेकिन पानी नहीं निकाला गया। बिल्कुल ठीक है सऊद, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची की यह सूरत हाल है, कराची को कोई ओन नहीं कर रहा, कराची पानी में डूबता जा रहा है, मगर शर्म से कोई नहीं डूब रहा कि कराची के साथ हम कर क्या रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ अमेरिका से सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर होंगे, चाइना से सहाफ़ी होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर है क्या वो हकीकी जंग में बदलने जा रही है। इस वक्फे के बाद नाज़रीन, पंजाब हुकूमत मुहतात है, छोटी ईद की कोताही से डरी हुई है। कोरोना के फैलाव में तेजी का कोई चांस कोई इम्कान, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं। एक बड़ी माशी एक्टिविटी को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। आज रात 12 बजे से पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में सख्त लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक 8 दिनों के लिए सूबे में तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे, जबकि गोश्त, तंदूर, दूध, दही की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ साथ पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम के बाद तमाम कारोबार खोलने का भी इंदिया दिया है। यही बात आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर बकर ईद और मुहर्रम कामयाबी से गुजार लिए तो कारोबार खोले जा सकते हैं। ये दो जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और बड़ी ईद का, कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं और उससे क्या होगा, उससे नुकसान होगा, हमारी आगे माशियत को नुकसान पहुंचा। इससे ये जो लॉकडाउन है, इंशाअल्लाह कामयाबी से ये ईद गुजर गई और उसके बाद मुहर्रम गुजर गई तो हमने अब सेक्टर्स खोल हैं। लोग बड़ी तकलीफ में हैं और ये सारा जो सेक्टर है टूरिज़म का, ये रेस्टोरेंट्स का, इस सब को फिर हमें मौका मिलेगा कि ये अपना कारोबार शुरू करें। दूसरी जाने पंजाब हुकूमत के फैसले से ताजर बिरादरी खुश नहीं है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने ईद से कबल बाजार बंद करने के फैसले पर बरहमी का इज़हार करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। ताजरान का कहना था कि हुकूमत पुरअमन ताजरों को क्यों एहतजाज के रास्ते पर धकेलना चाहती है। हुकूमत की गलत हिकमत अमली और फैसले ही कोरोना के फैलाव का सबब बन सकते हैं। सख्त लॉकडाउन के फैसले से ताजर बिरादरी नाराज है और मामला सिर्फ ताजरों की नाराजी ही नहीं बल्कि अरबों रुपए के माशी नुकसान का भी है नाजरीन, जो सख्त लॉकडाउन के नतीजे में कौम को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत की देखा देखी दूसरे सूबों ने भी ईद पर सख्त लॉकडाउन लगाया तो इससे मुल्की मईशत को नाकाबिले बर्दाश्त झटका पहुंच सकता है। वजारत खजाना के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरे मुल्क में ताजरों की मजमूई तादाद 35 लाख है और अगर एक दिन मार्केट बंद कर दें तो मुल्की मईशत को 10 अरब रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ईद पर होने वाली खरीदारी पर नाज़रीन। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि ईद उल फितर पर मुल्क में तकरीबन 10 अरब रुपए की खरीदारी हुई थी, जो कि गुज़िश्ता बरस 35 अरब रुपए थी। यानी छोटी ईद पर लॉकडाउन हटाने के बावजूद 25 अरब रुपए कम की खरीदारी हुई थी। लेकिन ईद उल फितर पर SOPs की खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र हुकूमत इस नुकसान को भी बर्दाश्त करने पर तैयार नजर आती है। आज रात 12 बजे से पंजाब के तजारती मराकज़ 8 रोज के लिए मुअत्तल हो जाएंगे। नाज़रीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात जिस पर तनकीद की जा रही है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने जब इस बात का ऐलान किया तो वक्त बहुत कम दिया। कम से कम एक दिन पहले इसका ऐलान किया जाना चाहिए था कि लॉकडाउन अनाउंस किया जा रहा है। 12 घंटे से भी कम, यानी आप कह लें कि चंद घंटों के नोटिस पर पूरे पंजाब को बंद करने का
नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। हमारे नुमाइंदे दयाल उमर ने ताजरों से जाके बात की कि पंजाब हुकूमत का ये इकदाम कैसा है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या तासुरात थे, वो ज़रा आप सुनिए। पंजाब हुकूमत ने आज तमाम मार्केट्स को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ये मार्केट्स आज रात 12 बजे के बाद एक हफ्ते तक यानी कि अगले बुध तक नहीं खुलेंगी। ये फैसला इस वजह से किया गया क्योंकि ईद उल फितर से कबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश देखने में आया था, जिसके बाद कोरोना वायरस के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे। अब पंजाब हुकूमत का ख्याल है कि तमाम बिजनेसेस को बंद करके, मार्केट्स को बंद करके कोरोना वायरस के केसेस जो रिपोर्ट हो सकते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। हम चलते हैं लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, जानते हैं वहाँ पे लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं कि आया ये फैसला दुरुस्त है या ये फैसला नहीं होना चाहिए था। तो आइए मार्केट्स की सूरत हाल जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की बड़ी मार्केट, जहाँ पे लोग खास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के कपड़े जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त रश भी खासा लग गया है। जैसे ही लोगों को पता चला है कि मार्केट्स का टाइम जो है वो आज 7 बजे तक होगा, कल से मार्केट्स नहीं खुलेंगी, उसके बाद लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए फौरी लिबर्टी के अंदर जो पहुँच गए हैं। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, शॉपिंग कर रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं। दुकानदार यहाँ पर जो हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पहले भी उनका खासा नुकसान हुआ, अब इसके बाद क्या सूरत हाल है। जूतियों की यहाँ पर दुकान है। आप मुझे ये बताएं कि आज से मार्केट्स जो हैं वो बंद हो रही हैं दोबारा, तो क्या कहना है आप पे, इसका कितना नुकसान पहले हो चुका हुआ है और अब आपको लगता है कि फैसला दुरुस्त था हुकूमत का आज मार्केट्स बंद करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। क्योंकि पहले हमारे 4 महीने थे जो उनसे गुजरे हैं वो हमें पता है कैसे गुजरे हैं, ठीक है। बहुत तंगी में गुजारे हैं हम, रोज़ाना के दिहाड़ीदार बंदे हैं, अपना खर्चा यहीं से हमने चलाना होता है, घर का खुद का जो भी सिस्टम होता है हमारा डेली बेस पे होता है। वो भी हमारे हुक्मरान ना सब अपने बारे में, इसके बारे में ना सोचे। लोग भी हैं यहाँ पे, लोग खुदकुशी करिए, अपने बच्चे मार रहे हैं। खुदा का वास्ता है, अल्लाह को आपने जान देना, आपने भी मरना है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। ऊपर से इमरान खान साहब कमाल है, वो जिस चीज़ कहते हैं आटा सस्ता हो जाएगा वो महंगी हो जाती है, चीनी कहते हैं चीनी महंगी हो जाती है। इमरान खान साहब आप जरा अपने आप पे ना ध्यान करें कि आप हुक्मरान हैं भी कि नहीं है। हजरात जो है वो खासे गुस्से में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लिबर्टी के अंदर, क्योंकि उनका ये कहना है कि यही वो दिन थे जब उन्होंने अपने जो कारोबार है वो करना था। अब उनका कारोबार जो है वो खासा इफेक्ट हुआ है इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से, जो आज पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स बंद करने का फैसला किया गया है। ये तो कुछ पोश मार्केट है, लिबर्टी मार्केट है, थोड़े महंगे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं जो मुतवस्सित तबके की मार्केट है उस तरफ और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा मार्केट के अंदर, जो कि लाहौर की एक बड़ी मार्केट है। हर तरह की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं, चाहे आपने ग्रॉसरी करनी हो, कपड़े खरीदने हो, आपने अपने घर के बर्तन खरीदने हो, सब सामान यहाँ पर मिलता है। रश इस टाइम यहाँ पर इस कदर ज़्यादा हो चुका हुआ है कि लोगों को जैसे ही पता चला, लोगों ने खबरों में सुना कि मार्केट्स बंद करने का फैसला हो गया है, आज रात 12 बजे के बाद एक हफ्ते के लिए मार्केट्स नहीं खुलेंगी, तो उसके बाद आवाम घरों से बाहर आ चुकी है, ख़रीदारी कर रही है, शॉपिंग कर रही है। जो सामान उनका लेने वाला यहाँ पर रहता था, यहाँ पर भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। आइए यहाँ पे चल के लोगों से जानते हैं कि क्या ये भाई इनकी यहाँ पर शॉप है। आपको ये बताइएगा, हुकूमत ने जो फैसला किया है मार्केट्स आज रात से 12 बजे से बंद करने का, फैसला दुरुस्त है या नहीं, आपको क्या लगता है? यार ये सारों को पता कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इन्होंने बंद किया कि कोरोना वायरस की वजह से बंद किया ना। बेसिक इशू यही कोरोना का इशू है आपके मुल्क में जो चल रहा है, सारी वर्ल्ड में चल रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि आपने अचानक बंद कर दिया, अब आपने रश देखा कितना है। आप फ्री हैंड दे, जो टाइम है जिसने आना आराम से तसल्ली से आए, SOP पे अच्छी तरह से अमल करें। अब देखिए मैंने भी गर्मी से मेरा क्या हाल हुआ है, मैंने भी मास्क उतारा अपना। एकदम से इन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, और सेकंड इसकी रीज़न ये है कि गैर ज़रूरी इसलिए है कि आपके लास्ट 27,000 केसेस में से 24,000 रिकवर हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी लॉकडाउन है, लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। डेली बेसिस का क्या होगा, जो एक रेडी दुकान है जिसने ईद से पहले रेडी लगाकर अपनी ईद करनी थी, तो वो लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे। और जिन लोगों ने अभी शॉपिंग प्लान की भी थी ईद के लिए, कुछ चीज़ें ख़रीदना थी, SOPs के तहत सब मामला हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया पंजाब हुकूमत ने, इसको रिव्यू करना चाहिए। लोगों की शॉपिंग की सूरत हाल तो हमने आपको दिखा दी। इस वक्त हम मौजूद हैं
फिरोजपुर रोड के ऊपर जहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत बड़ी दुकानें मौजूद हैं, टाइल्स की दुकानें मौजूद हैं, पेंट की दुकानें मौजूद हैं, सिरेमिक से रिलेटेड दुकानें मौजूद हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ईद से कबल शॉपिंग की वजह से तो बिज़नेस को बंद किया गया, लेकिन इन लोगों की दुकानें क्या बंद होनी चाहिए थी, इन लोगों का बिज़नेस क्या इफेक्ट होना चाहिए था, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दुकान एक यहाँ पर है, ये पेंट शॉप है। आपसे जानते हैं, ऐसी बात कर लेते हैं आपसे। आप मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि ईद शॉपिंग की वजह से दुकानें बंद की गई हैं, आपकी दुकान को भी बंद होना चाहिए था? नहीं बंद होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कस्टमर ही बहुत कम आता है। आप देखने कितने हैं, ये पेंटर बेचारे आए हुए, यही आगे बैठते हैं, ये बेचारे परेशान हैं, इनको काम नहीं मिल रहा। अब देखें 2 दिन छुट्टियाँ होंगी, 2 या 3 दिन बनते हैं, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा तक है, 4 दिन दुकानें बंद रहने से ना बड़ा नुकसान है हमारा। लेकिन ये पता नहीं कैसी हुकूमत है, हमारी समझ से बाहर है ये कि ये कैसा काम कर रहे हैं। अभी कि यहाँ पर जवाब ही नहीं बनता कि इसको बंद किया जाए। अब देखें ना, जवाब उसका बनता है जो मेन मार्केट होती है, जहाँ पर औरतें वहाँ इकट्ठी होती हैं, जो बहुत राश ले लेती हैं। यहाँ पर तो बंदा ही कोई नहीं है, एक गाहक ने आना से फिर चले आना है, उसके बाद दूसरे गाहक ने पता नहीं 2 घंटे बाद आना है या घंटे बाद आना है या आधे घंटे बाद आना है, ये उस ऊपर डिपेंड करता है गाहक के आने पर। लेकिन इकट्ठे गाहक नहीं आते यहाँ पर, तो इनका ये बनते नहीं है कि इसको बंद करें, इसको बंद करें। इसी तरह की सूरत हाल जो ये बता रहे हैं वो मुख्तलिफ जगह पर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं या मोबाइल मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं, उनका ये कहना है कि हमारे बिज़नेस को ईद की आड़ में बंद नहीं करना चाहिए था। पहले ही हम लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर चुके हैं, अब मज़ीद नुकसान जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, ये थे नाज़रीन हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। किसी मुल्क की तरक्की के बहुत से इशारिये होते हैं, लेकिन एक अहम माशी इंडेक्स, एक अहम माशी अशारिया ये है कि इस मुल्क में कितने डॉलर्स आ रहे हैं और कितने डॉलर्स इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मुल्क में डॉलर तब आते हैं जब वो मुल्क अपनी तैयार करदा अशिया या मसनूआत या खिदमात बाहर की दुनिया को बेचता है। दुनिया उस मुल्क से चीजें लेती है और फिर डॉलर बदले में देती है। मुल्क से डॉलर जाते तब हैं जब वो मुल्क बाहर की दुनिया से चीजें खरीदता है और डॉलर में उनकी अदायगी करता है। जब मुल्क से जाने वाले डॉलर्स मुल्क में आने वाले डॉलरों से बढ़ जाएं तो मुल्क में करंट अकाउंट खसारा पैदा होता है। करंट अकाउंट खसारा पैदा होता है तो दुनिया को यह पैगाम जाता है कि इस मुल्क की मईशत कमजोर है। जब मुल्क से डॉलर बाहर चले जाते हैं तो डॉलर की किल्लत पैदा हो जाती है। डॉलर की किल्लत पैदा होती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। रुपया, उस मुल्क की करेंसी जो होती है वो सस्ती हो जाती है। रुपए की कदर गिरती है तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ती है तो आवाम की गुर्बत भी बढ़ जाती है। यानी मसाइल का एक मुसलसल एक सिलसिला शुरू हो जाता है, एक पहिया चल पड़ता है। इसीलिए किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसकी बरामदात ज़्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है नाज़रीन कि इसकी बरामदात कम है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 20 अरब डॉलर के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो 60 अरब डॉलर पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किधर जा रहा था? एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे, तो प्रॉब्लम्स तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले पर इस साल पाकिस्तानी बरामदात में 6% कमी हुई है। एक खबर के मुताबिक जून 2019 में हर बरामदात का हुजम 1 अरब 72 करोड़ डॉलर के करीब था, जबकि इस साल जून में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर्स की बरामदात हुई। नून लीग हुकूमत ने अपने 5 साल में दरामदात तो बहुत ज्यादा बढ़ाई, लेकिन बरामदात में खातिर खा इजाफा ना हुआ, जिसकी वजह से नून लीग को अपने दौर में बैरूनी तिजारत में 105 अरब डॉलर्स खसारे का सामना करना पड़ा। एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद हुकूमत का कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक 2008 में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई तो दरामदात 17 अरब डॉलर्स थी। अगले 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त मुल्क की बरामदात 24 अरब डॉलर्स थी। फिर नून लीग की हुकूमत आई तो बरामदात गिर गई। 2016 और 17 में तो बरामदात कम होकर
20 अरब डॉलर्स तक जा पहुंची और फिर 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो उस साल जो है वो 23 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई थी। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी पाकिस्तान एक्सपोर्ट की। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं। वक्फे के बाद मैंने जैसे आपसे आगाज में जिक्र किया था कि चीन और अमेरिका की जंग अब तिजारत से निकलकर हथियारों की जंग की तरफ बढ़ेगी। वक्फे के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान में शायद लोगों को अंदाजा नहीं, लेकिन इस वक्त दुनिया दो राहे पर आकर खड़ी हुई है। चीन अमेरिका सर जंग अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका इस बार भी वही हरबा आजमाना चाहता है जो पहले भी कई बार आजमा चुका है। यानी अमेरिका चीन की क़यादत तब्दील करना चाहता है, चीन का निज़ाम से सियासत तब्दील करना चाहता है। ये काम अमेरिका इससे कबल बहुत से ममालिक में कर चुका है, कभी खुफिया तौर पर तो कभी खुलेआम जंग के जरिए, कभी खुफिया एजेंसी के जरिए मुल्क के हालात खराब कराए गए और हुकूमत तब्दील की गई, और कभी अपनी फौज लेकर मुल्कों पर चढ़ दौड़ा और हुकूमत बदल डाली। अमेरिका और चीन के इख्तलाफात अब खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, बात एक दूसरे के सिफारत खाने बंद करने से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब अमेरिका चीन के इक़दामात के साथ साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाने लगा है। अमेरिका ने चीन पर इल्जामात का सिलसिला भी दराज कर दिया। आए रोज ऐसे बयानात दे रहा है, ऐसे फैसले कर रहा है जिनसे वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा है कि अमेरिका के अज़ाइम ठीक नहीं है। ट्रंप इंतजामिया चीन के खिलाफ आलमी मुहिम चला रही है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन से नाकाम होने के बाद अब चीनी कंपनीज पर पाबंदियां लगवा रहा है, चीन को माशी नुकसान पहुंचा रहा है। बहिरा जनूबी चीन के तनाज़े में भी अमेरिका खुलकर चीन के हरीफ ममालिक की हिमायत कर रहा है। और अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलानिया चीन में निज़ाम हुकूमत बदलने की बात की। ये बहुत ही वाज़े ऐलान जंग है। अमेरिका चीन को बदलना चाहता है, ताकत के जोर से बदलना चाहता है, और इसके लिए फौजी सलाहियत इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। नेटो ममालिक को भी अपने साथ मिलाना चाहता है। अमेरिका की जानिब से जारहाना इक़दामात का आगाज गुज़िश्ता जुमे को हुआ जब अमेरिकी हुकूमत ने चीन से कहा कि वो ह्यूस्टन का काउंसिल खाना खाली कर दे। अमेरिका का इल्ज़ाम था कि चीन न सिर्फ जासूसी कर रहा है बल्कि चीन के हाथों अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी महफूज नहीं है। अमेरिकी इक़दाम के जवाब में चीन ने अपने शहर चेंगडो का अमेरिकी काउंसिल खाना खाली करा के अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका और चीन कशीदगी के कई महाज है। तिजारती जंग भी है, माशी जंग भी है, सिफारती जंग भी है और टेक्नोलॉजी की भी जंग। अमेरिका हांगकांग से खुसूसी सुलूक का खात्मा कर चुका है। चीनी कंपनी हुवावे पर भी पाबंदियां लगवा चुका है। अमेरिकी इदारे FBI के सरबराह चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रवैये को भी बदलेंगे और इसके लिए वो तरीका अख्तियार करेंगे जो इससे पहले भी कर चुके हैं। अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया क्यों बदलना चाहता है, इस पर बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ साहब से और सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़ुबैर बशीर साहब से। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब साहब, मुझे ये बताइएगा कि रिजीम चेंज का दावा बहुत बड़ा दावा है अमेरिका की तरफ से। चाइना में हुकूमत की तब्दीली किस तरह मुमकिन बना पाएगा? डायरेक्ट एक्शन करेगा, कोई कोवर्ट एक्शन करेगा, क्या करेगा अमेरिका? देखिए, मेरा ख्याल में जाती तौर पर अगर बताऊं तो जिस तरीके से चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पिछले 8 सालों में इम्प्रूव किया, ओबामा पीरियड में जिस तरीके से उन्होंने साउथ चाइना सी में आके वहां पे बैरक्स बना के अमेरिकन एयरलाइंस साउथ कोरिया और जापान को वहां पे और फिलीपीन के आइलैंड्स पे दावे करने शुरू किए, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और बिल्कुल पाकिस्तान और 65 दूसरे कंट्रीज को लपेट में लेने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में इस वक्त जो ना सिर्फ अमेरिका, कोरोना पूरी दुनिया में एक तीसरी वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट रखता है और उसमें चाइना ने दुनिया को धोखे में रखा। वुहान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को ना जाने दिया, अमेरिकन साइंटिस्ट को ना जाने दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इमलाक, इकोनॉमी और इतनी जानें जाया हो चुकी हैं। इनको ओन करना पड़ेगा, चाइना को जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसमें कोई मजाका नहीं है। जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है वो बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। साहब, मैं यहाँ पे आपसे इस हवाले से एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, आपने ममालिक का जिक्र किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जहां पे आप कह रहे हैं कि चाइना ने मदाखलत की। सर, चाइना ने मदाखलत कहीं नहीं की, चाइना ने ट्रेड किया। सर, कहीं पे रिजीम चेंज की चाइना ने बात नहीं की, कहीं की पॉलिटिक्स में चाइना ने इंटरफेयर नहीं किया। एक बात।
दूसरी बात सर, आप अगर वुहान की बात करते हैं तो WHO खुद चाइना के इकदाम की तारीफ कर रहा था। अगर WHO इतना शिकायत कुनंदा होता चाइना के हवाले से, तो फिर सर वो इतनी तारीफ क्यों करता? ये भी एक पॉइंट है। जुबैर साहब, इस पे जरा आप भी अपना टेक दीजिएगा। क्या ऐसा ही है कि चाइना ने दखल अंदाजी की तो अमेरिका को ये स्टेप लेना पड़ा? चाइना की आवाम किस तरह देख रही है अमेरिका के इस इकदाम को? जिस तरीके से श्रीलंका को लोन दे के उनकी पोर्ट को टेक ओवर किया गया है, वो इंटरफेरेंस नहीं तो और क्या है? आपकी ग्वादर पे आपके ऊपर जो इतने सख्त टर्म्स के साथ जो लोन दिए जा रहे हैं, जो आप डिस्क्लोज भी नहीं करते, आपकी गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट हुआ है किकबैक्स के और कुछ भी नहीं, आवाम को डिस्क्लोज क्यों नहीं टर्म्स की जाती? वो टर्म्स इसी तरह की है जिस तरह टेक ओवर करना है। और जिस तरीके से चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, ना सिर्फ इस एरिया में, अफ्रीका में और दूसरे ममालिक में, ये इट हैज बिकम ओपन थ्रेट टू अमेरिका। अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट और अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी दुनिया में बैलेंस बरकरार रखा जाए। चलें, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर यहाँ पे जुबैर बशीर साहब, एक बात जो अभी तारड़ साहब कर रहे हैं, दूसरा इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि सारी दुनिया के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, मतलब पाकिस्तान का भी एक ट्रेड सीक्रेट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। इज इट नेसेसरी फॉर चाइना एंड पाकिस्तान कि वो बताए सबको? ये दूसरा जो अब ये जो रिजीम चेंज वाली बात हुई है अमेरिका से, चाइना इसको किस तरह देख रहा है? अली भाई, इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडर देखना पड़ेगा कि अगर हम 2018 से देखें कि माइक पॉम्पियो और सदर ट्रंप जो हैं वो इंतजामिया के तौर पर अमेरिका में डिलीवर करने में नाकाम रहे। उसकी हमने मिसालें जॉर्ज फ्लॉयड जैसे वाक़े की सूरत में देखी। और अब अमेरिका, जिसे तारड़ साहब सोल सुपर पावर कह रहे हैं, कोविड-19 के सामने हमने इस सुपर पावर की ताकत को देख लिया कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 रोज़ की अगर हम मिसाल लें तो हर रोज़ जो अमवात हैं उनकी तादाद 1000 से बढ़ चुकी है। और चीन की जब वो बात करते हैं कि वुहान के हवाले से चीन ने नहीं बताया, तो चीन ने पहले दिन से आलमी इदारे सेहत को ऑन बोर्ड रखा। अमेरिका का जो CDC है उसके साथ चीन बाज़ाब्ता तौर पर तमाम इतलात और मालूमात शेयर करता रहा। तो इस हवाले से तो कोई इसमें सदाकत नहीं है। और दुनिया पूरी इस वक्त देख रही है कि जो ये सारी बयानबाजी है, खासतौर पर माइक पॉम्पियो साहब की जानिब से, ये अमरीकी इंतखाबात की तैयारी है, क्योंकि उनके पास अब अवाम के पास जाने के लिए कहने को कुछ नहीं है। और अब उन्होंने सबसे पहले हमने देखा ट्रेड वार शुरू की, उसमें से कुछ नहीं निकला। आप ये देखिए कि 1 साल मुसलसल हम ट्रेड वार के हवाले से बातें सुनते रहे, अब इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा। फिर हांगकांग का जिक्र शुरू हो गया, अब हांगकांग पे भी खामोशी आ गई। फिर उसके बाद कोरोना के हवाले से चीन पर इल्जामात लगे, उनमें भी कुछ नहीं निकला। तो अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके हवाले से जुबैर साहब इस हवाले से मैं जरा रीबट करना चाहूंगा। मैं रीबट ये करना चाहूंगा कि मैं सिर्फ चाइनीज रिएक्शन ले लूं सर। तारड़ साहब एक लम्हा दीजिएगा, आई जस्ट वांट टू हैव द चाइनीज रिएक्शन। चाइनीज क़यादत का इस पे रिएक्शन क्या आया बशीर साहब? देखिए, चाइनीज क़यादत जो है वो पहले दिन से दुनिया में अमन की बात करती है और सबको साथ लेने की बात करती है। और अब भी चीनी क़यादत ने यही कहा है कि बराबरी के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर चलेंगे। अगर अमेरिका सफारत खाना बंद करेगा तो हम भी सफारत खाना बंद करेंगे। लेकिन चीन अब भी अमेरिका के साथ मिलकर चलना चाहता है, क्योंकि चीन ये समझता है कि सर्द जंग की सोच के साथ कोई भी फातेह नहीं हो सकता, कोई भी हतमी जीत का ऐलान नहीं कर सकता। अमेरिका और चीन दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं। तारड़ साहब आपकी तरफ लेकर चलता हूं सर। क्या हम कोई बड़ी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? मुझे माइक एस्पर का बयान याद है, अभी चंद दिन पहले उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था हम एशिया में अपनी फोर्सेस को मुतहर्रिक कर रहे हैं। सर इसका क्या मतलब है तारड़ साहब? सर इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। फ्लोइड साहब की बात इन्होंने फ्लोइड साहब की बात की, वो उसका मैं बताना चाहूंगा कि अफ्रीकन अमेरिकन वाहिद पहला और आखिरी प्रेसिडेंट ओबामा आया था, उनके दौर में फर्गुसन जला था, शार्लेट जला था, बाल्टीमोर जला था। पुलिस रिफॉर्म वो डिलीवर नहीं कर पाए, अपनी कौम को कुछ नहीं दे पाए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई कसूर नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं इकॉनमी की और ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए कुछ नहीं है। तो इनको बताना है, मैं ये चाहूंगा कि बैलेट के ऊपर प्री कोरोना चीजें होंगी। कोरोना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजाद नहीं किया है। प्री कोरोना हमारी हालत ये थी, 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा हुआ है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा $69 बिलियन टैरिफ वॉर लिया है, टैरिफ। और जिस तरीके से चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेशन के जरिए अमेरिका को हमेशा ब्लैकमेल करता रहा है, चीजों को खराब करता रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे सोशलिस्ट माइंड के प्रेसिडेंट
ओबामा टाइप लोग जो थे वो बिजनेस जो थे यहाँ से आउटसोर्स करते रहे हैं नेफ्टा के जरिए और दूसरी चीजें, उन सब चीजों को रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ चेंज, नेशनलिस्ट चेंज, मेकिंग अमेरिका अगेन। और दूसरी आपको ये बात बताऊं फ्लोयड साहब की, फ्लोयड साहब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का गवर्नर भी डेमोक्रेट है, वहां का मेयर भी डेमोक्रेट है, वहां का अटॉर्नी जनरल भी डेमोक्रेट है। और आखिरी बात ये बताऊंगा कि जितने ये बच्चे जो कुछ बाहर सड़कों पे इस बार शर्टें उतार के कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है। ये सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो बाइडेन साहब ने अगले दिन पुलिस की कटिंग को इंडोर्स कर दिया। मुझे कोई कॉमन सेंस रखने वाला बंदा अच्छा, तार साहब मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आपसे पूछनी है सर। आई एम सॉरी टू कट यू हियर बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कि चाइना में अमेरिका रिजीम चेंज किस तरह करेगा? मतलब ये कहीं हम वो जो ईरान में रिजीम चेंज हुई थी, जिस तरह से मोहम्मद मुसद्दिक को गिराया गया, जिस तरह से सद्दाम को गिराया गया, अफगानिस्तान में, लीबिया में, क्या इस तरह के रिजीम चेंज का इरादा रखता है सर? मतलब मॉडल ये होगा क्या? मॉडल सर इंटरनल आवाजें होती हैं, लोग चाइना के अंदर बेजार हो चुके हैं। जिस तरीके से मुसलमान चाइनीज को उन्होंने बैरकों में देखे, बैरके जरा बीबीसी का एक प्रोग्राम देखे, किस तरीके से मुसलमानों को उन्होंने वहां कैद कर रखा है। जिस तरीके से वहां पे आपको पता वहां गूगल नहीं है, उनका अपना इंटरनेट है, कुछ इस तरीके से उन्होंने एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को यरगमाल बना के रखा है। तो यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि तारक साहब आता हूँ सर, आप इसको तसल्ली से रिवर्ट कीजिएगा, तसल्ली से जवाब दीजिएगा। जुबैर साहब मैं आपके पास एक लम्हे में आता हूँ, आप तारक साहब जरा फिनिश करें जल्दी से, ताकि मैं फिर जुबैर साहब से जवाब दे दूं। चाहूंगा कि पूरी वहां देखें आप, चाइना में इतनी लिमिटेशंस है, लोगों को हरास करके रखा हुआ है, लोग यूज नहीं कर सकते चीजें, आपका गूगल इस्तेमाल कर नहीं सकते, सर्टन वर्ड टाइप नहीं कर सकते। मुसलमानों को जिस तरीके से वहां से इस्लाम को खत्म किया जा रहा है बाई फोर्स, जरा उसको देखें। लेकिन तारक साहब कश्मीर में भी यही सूरत हाल है सर, वहां पे अमेरिका क्यों नहीं बात करता? बल्कि कश्मीर में उससे बदतर हालत है सर, वहां पे अमेरिका क्यों नहीं आवाज उठाता कि भारत में रजीम चेंज की जरूरत है? सर उस पर करता है, उसका नाम उन्होंने डाला है, द नेम ऑफ द कंसर्न कंट्रीज में डाला है। और दूसरा उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मेरा मुसलसल आवाजें उठ रही हैं। अभी 5 अगस्त आने वाला है, आप देखेंगे जिस तरह यहाँ पे लेजिस्लेटर है वो अपने बयान देंगे उन चीजों को कंडेम, जहां भी इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। अमेरिकन हमेशा दे आर फॉर दैट। और दूसरा जिस तरीके से चाइना और दूसरा इन्होंने एक मेरा मतलब सिलसिला खासकर कोरोना के हवाले से जिस तरीके से पूरी दुनिया को तबाह किया गया और उसकी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अमेरिका वोंट लीव इट अलोन, दे हैव टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल। बिल्कुल ठीक सर। मैं लेट्स टेक आंसर फ्रॉम मिस्टर जुबैर। जुबैर साहब सर एक बात ये कह रहे हैं कि चाइना में सप्रेशन बहुत ज्यादा है, इनकी आम आवाम का, मुसलमानों का तो खैर बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन ओवरऑल चाइना में सप्रेस किया जाता है उनकी आवाम को। तो अगर आवाज उठेगी रिजीम चेंज की तो अंदर से उठेगी। अमेरिका इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अली भाई इसमें 2020 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर अमेरिका ही का एक इदारा है, उन्होंने अभी 23 तारीख को एक रिसर्च जारी की है जिसके मुताबिक 95% चीनी अवाम अपनी हुकूमत पर एतमाद करते हैं, जबकि इस फहरिस्त में अमेरिका नीचे से दूसरे नंबर पर है। फिर इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो जुलाई के शुरू में शाया हुई, एक फॉलोअप रिसर्च थी, उसमें भी यही बताया गया है कि चीनी अवाम अपनी हुकूमत पर और अपनी सियासी जमात पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल हम चीन में मौजूद हैं, अवाम के अंदर किसी तरह का अनरेस्ट नहीं है। चीनी अवाम ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत और उनकी जमात उनकी बेहतरीन मुहाफिज है। और कोविड-19 में ये खुलकर सामने आ चुका है। और तारक साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, इनकी ये आवाज जो है चीनी मुसलमानों की बजाय आफिया सदीकी के लिए और कश्मीरी मुसलमानों के लिए बुलंद हो तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। और जहां तक ये बात करते हैं कोरोना वायरस का चीन के साथ ताल्लुक होने का, तो अमेरिका को अपनी उन 200 बायोलॉजिकल लैब्स का जवाब देना है दुनिया को, जिनमें से एक कजाकिस्तान में अभी हालिया दिनों वहां से कोई वायरस बाहर निकला है या वहां पर अनरेस्ट उस वायरस की वजह से और उस लैब की वजह से आया है। चीन पर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है, एक आजाद बॉडी है, आलमी इदारा सेहत। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, नाज़रीन अल्लाह ने के बाद।